बायो फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। इंटरनेट पे लोग बहुत बात कर रहे होते हैं, काफ़ी पोस्ट लगा रहे हैं। क्योंकि लफ्ज़ बायो है, बायो का मतलब है ज़िंदा चीज़। दो किस्म के होते हैं बैक्टीरिया, कुछ तो वो होते हैं कि जो जड़ों के अंदर चले जाते हैं और कुछ वो होते हैं जो जड़ों के ऊपर रहते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा ये भी बता दें कि ये काम किस तरह से करते हैं? वो बैक्टीरिया भी वही काम करते हैं। हवा से वो नाइट्रोजन लेते हैं और बुनियादी तौर पे तो अपने लिए लेते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मिकदार में लेते हैं कि वो फिर बाकी जो बच जाती है वो पौधों को मिलती है। बाहर से आती थी, उसके बाद हमने अपनी फसलों से वो बैक्टीरिया आइसोलेट किए और उनको टेस्ट किया, तो वो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। तो इस वक्त जो हम बायो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो तकरीबन सारी फसलों में इस्तेमाल होता है। क्या बायो फर्टिलाइज़र कीमियाई खादों का मुकम्मल तौर पे मुतबादिल हो सकता है? तकरीबन आधे किलोग्राम का एक पैकेट होता है जिसमें बैक्टीरिया की तादाद कोई 50 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकास्ट के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं और आज का जो टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं वो है बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र किस चिड़िया का नाम है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, मार्केट में ये कहाँ कहाँ से मिलता है और इससे आपकी फ़सल की पैदावार पे कितना फ़र्क आता है। आज यही सब डिस्कस करने के लिए हमने एक मेहमान को दावत दी है। इनका ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, सॉइल फर्टिलिटी के शोबे में बहुत ही वसी एक्सपीरियंस है इनका। ज़राअत के शोबे में NARC से ये तकरीबन 40 से 45 साल से ये मुंसलिक हैं और बहुत से इदारों को इन्होंने हेड भी किया है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर असलम को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ रूटीन से टाइम निकाला और आज इस हवाले से बात करने के लिए आज आप यहाँ पे शिरकत की आपने, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया। जी, जी, कोई मसला नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस भी देखना चाह रही है क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। इंटरनेट पे लोग बहुत बात कर रहे होते हैं, काफ़ी पोस्ट लगा रहे हैं। तो कई लोगों को गलतफ़हमियाँ भी हैं उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, क्या कोई गलत चीज़ तो नहीं है ये? तो थोड़ा-सा आप बता दें ऑडियंस को कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है? बायो फर्टिलाइज़र चूँकि लफ्ज़ बायो है, बायो का मतलब है ज़िंदा चीज़। तो बायो फर्टिलाइज़र जो साइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उन पे मुश्तमिल होता है। अच्छा। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, साइल के अंदर 1 ग्राम साइल में तकरीबन 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक बैक्टीरिया होते हैं अच्छा। और उनमें से तकरीबन 80% से ज़्यादा वो होते हैं जो फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हम जब बैक्टीरिया का लफ्ज़ सुनते हैं ना तो फ़ौरी तौर पे हमारे ज़हन में आता है जरासीम। कि शायद ये हाँ, जरासीम है। बिल्कुल। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता, सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते। मैं इसकी एक मिसाल दूँगा कि जो एक आम मक्खी है घरों में जो आती है वो बिल्कुल। बीमारी फैलाती है। बिल्कुल। उसके मुकाबले में एक मक्खी है जिसको हम शहद की मक्खी कहते हैं, बिल्कुल। जो कि एक इतनी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करती है। तो बैक्टीरिया जो हैं ज़्यादातर वो शहद की मक्खी की तरह होते हैं। तो अच्छा। ज़मीन के अंदर ये बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब मसला ये होता है कि जब ज़मीन में ज़्यादा कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई या कभी काफ़ी देर तक बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी आ गई, तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो साइंसदानों ने ये किया है कि ज़मीन से पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द ज़्यादातर वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम उर्दू में जसूमे भी कह सकते हैं। ठीक है। तो साइंसदानों ने इन्हें उन जड़ों से हासिल करके लेबॉरेटरी में उनकी अफजाइश करते हैं, उनकी तादाद बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वो उनको किसी एक कैरियर पे लगा के तो बीज के ऊपर लगाते हैं बिजाई से पहले। अच्छा। तो जब बीज से जड़ निकलती है तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये जड़ों के दो किस्म के होते हैं बैक्टीरिया। कुछ तो वो होते हैं कि जो जड़ों के अंदर चले जाते हैं और कुछ वो होते हैं जो जड़ों के ऊपर रहते हैं। तो जो फली वाली फसलें हैं उनमें ये बैक्टीरिया जड़ों के अंदर चले जाते हैं और उनका काम क्या है, वो फिर फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। किस तरीके से बढ़ाते हैं उसकी बात। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा ये भी बता दें कि ये काम किस तरह से करते हैं और दूसरा ये है कि इनका तरीका इस्तेमाल क्या है? तो इनका काम करने का तरीका ये है, उससे पहले मैं छोटी सी एक चीज़ और बता दूं कि जो जो हमारी फसलें हैं, फसलें जो भी हम ज़मीन में उगाते हैं उनको जैसे हमें खुराक की ज़रूरत होती है,
इसी तरह फसलों को भी खुराक की ज़रूरत होती है पानी के अलावा। तो वो खुराक ज़मीन में मौजूद होती है, लेकिन कुछ ऐसी खुराक है जो फसलें ज़्यादा मिकदार में लेती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। उनकी कमी जो है ना वो ज़मीनों में होगी हुई है। अब उनकी कमी को पूरा करने के लिए फिर उसमें खादें डाली जाती हैं। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो नाइट्रोजन की हुई है और उसके बाद फास्फोरस की हुई है। अब आम लोगों को नहीं पता कि नाइट्रोजन जो है ये हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन इस शक्ल में है कि पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उसको पौधा इस्तेमाल कर सके तो यूरिया की ज़रूरत बिल्कुल ना रह जाए। अब फैक्ट्री भी यही करती है कि वो हवा की नाइट्रोजन को लेके उसका केमिकल एक रिएक्शन कराती है, जिससे फिर वो यूरिया खाद बनती है या कोई भी बाकी नाइट्रोजन की खाद बनती है। तो उसके मुकाबले में कुदरत ने ये बैक्टीरिया कुछ ज़मीन में रखे हुए हैं। वो बैक्टीरिया भी वही काम करते हैं, हवा से वो नाइट्रोजन लेते हैं और बुनियादी तौर पे तो अपने लिए लेते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मिकदार में लेते हैं कि वो फिर बाकी जो बच जाती है वो पौधों को मिलती है। अब पौधे के लिए नाइट्रोजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह फास्फोरस है। वो जो बैक्टीरिया है वो पौधे से जो गर्मी सर्दी के मुकाबले में प्रोटेक्शन देता है। तो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो पौधों को नाइट्रोजन देता है और फास्फोरस भी देता है। फास्फोरस जो ज़मीन में जो गैर हल पजीर हो जाती है उनको हल करता है और वो पौधे को देता है, जिससे पौधे की पैदावार बढ़ती है। तो बुनियादी तौर पे ये 4 फंक्शन करते हैं बैक्टीरिया ये इसका बिल्कुल ऐसे काम करते हैं। सबसे पहला तो ये कि हवा की नाइट्रोजन वो हवा से लेके काबिल इस्तेमाल बनाते हैं और पौधे को देती हैं। उसके अलावा जो ज़मीन के अंदर फास्फोरस है वो इस तरीके में चेंज हो जाती है कुछ अरसे के बाद, कोई पानी में हल पजीर नहीं रहती। तो जब तक वो हल पजीर नहीं होगी तो पौधा नहीं ले सकेगा। इवन जो हम DAP वगैरह डालते हैं फास्फोरस, वो भी ज़मीन में जाके उसका बड़ा हिस्सा जो है ना वो गैर हल पजीर ज़मीन के रिएक्शन की वजह से हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया उसको उस शक्ल में लाते हैं कि जो फिर पानी में हल हो जाती है और पौधा उसको इस्तेमाल करता है। तो बुनियादी तौर पे 2 फंक्शन तो ये हो गए, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं। तीसरा जो काम ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन वो चीज़ें हैं कि जो पौधों की जड़ों को की नशो नुमा को तेज़ी से बढ़ाती हैं सही और पौधों के तनों को भी तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिससे पौधे की नशो नुमा बढ़ जाती है। रूट जो होती है, जो उसकी जड़ है, वो ज़्यादा फैलती है। अब वो ज़्यादा फैलेगी तो ज़्यादा मिकदार में पानी भी लेगी, बाकी खुराक भी लेगी, तो पौधा जानदार सेहतमंद हो जाता है। चौथा जो फंक्शन है इन बैक्टीरिया का वो ये है कि वो चूँकि जड़ों के ऊपर जमा हो जाते हैं सारे, तो वो वाले जो है ना बैक्टीरिया जो जड़ों की बीमारियां पैदा करते हैं वो उनसे ये पौधों को बचा देते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 4 फंक्शन होते हैं, जिससे और इसके नतीजे में पौधे सेहतमंद होते हैं और पैदावार। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये इसका तरीक़ाकार काम करने का तरीका जो है इसका, वो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। थोड़ा-सा ये भी बता दें कि अगर किसी ने इसको इस्तेमाल करना हो तो इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है और किस मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, इसका तरीका इस्तेमाल ये 2 किस्म का होता है। पाकिस्तान में तो हम एक ही किस्म का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि जब बैक्टीरिया हम लेबॉरेटरी में तैयार कर लेते हैं, उनकी तादाद बढ़ा लेते हैं, तो वो उसकी खुराक होती है जो महलूल की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में होती है। तो ठीक उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जिसके 1 मिलीलीटर में कोई 10 करोड़ के बराबर बैक्टीरिया होते हैं। अब तरीका ये है कि उनको बैक्टीरिया को हमने फसल की जड़ के करीब पहुँचाना है। तो उसके लिए ज़्यादातर जो बायो फर्टिलाइज़र है उनके लिए कुछ कैरियर ढूंढा जाता है। तो जो हम NARC में बनाते हैं उसमें भी एक कैरियर है जो पहाड़ों से हम मिट्टी लेके आते हैं, जिसमें नामियाती मादा है, उसमें कुछ चिकनी मिट्टी है जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपने आप को अटैच कर देता है। तो उसको हम बारीक पीस के तो लिक्विड कल्चर उसके ऊपर मिक्स कर देते हैं और उसके बाद उनको पैकेटों में बंद कर देते हैं। अब उसके बाद तरीका ये होता है कि जी जब भी हमने फसल की काश्त करनी है तो हम ज़मींदार को कहते हैं कि फसल के बीज के ऊपर इसको लगाएं। अच्छा वो चूँकि पाउडर की शक्ल में होता है
तो बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि बीज को पहले हम कहते हैं ज़मींदार को, काश्तकार को, कि बीज को शुगर सॉल्यूशन के साथ उसको गीला कर लें। एक गिलास में 3 चम्मच चीनी डाल के उसका महलूल बना लें और उसके बाद बीज के ऊपर उसको फैला दें और उसको हिला दें बीज को। वो जो शरबत है चीनी का, वो बीज के ऊपर जब लगता है तो वो चिपकनी सी सतह हो जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद हम कहते हैं कि वो जो कि पाउडर की शक्ल में बायोफर्टिलाइजर उसकी कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर डाल के हिला दें। तो वो एक बीज के ऊपर हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, एक बीज के ऊपर तकरीबन 10,000 से 1 लाख तक बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो अब जैसे ही उसमें से जड़ निकलती है तो कुछ तो जड़ों के अंदर चले जाते हैं, बाकी जड़ों के ऊपर आते हैं और अपना काम करते जाते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि लिक्विड शक्ल में भी डाला जा सकता है, लेकिन वो महंगा है, वो बाहर के मुल्क को इस्तेमाल करते हैं, हम वो नहीं इस्तेमाल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ज़मीन और माहौल पे क्या इसके कोई नेगेटिव असरात तो नहीं है, या किस तरह के असरात है इसके ज़मीन और माहौल पे? अच्छा, एक तो मैं पहले बता दूं कि जो बायो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो NARC में जो बनाया जा रहा है, वो उसका हमने जो कमर्शियल तजारती नाम रखा है वो बायोजोट है। तो ये लेबॉरेटरी हमने 1980 की दहाई में शुरू किया था काम इस पे। अच्छा। और पहले तो सारी चीज़ें बाहर से आती थी, उसके बाद हमने अपनी फसलों से वो बैक्टीरिया आइसोलेट किए और उनको टेस्ट किया, तो वो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। तो इस वक्त जो हम बायो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो तकरीबन सारी फसलों में इस्तेमाल होता है, जिसको हम बायोजोट कहते हैं। फली वाली फसलों में और बगैर फली वाली फसलों में भी होता है। अब इसमें अगर इसकी कीमत का अंदाज़ा किया जाए तो ये कीमत इसकी बहुत ही कम है जो कीमियाई खाद्य हैं उनके मुकाबले में। जो बायोजोट बन रहा है या निबजी में फैसलाबाद में बायो पावर बनाया गया था, तो ये तकरीबन आधे किलोग्राम का एक पैकेट होता है, जिसमें बैक्टीरिया की तादाद कोई 50 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो लेकिन उसकी जो लागत है वो तकरीबन 400 से लेके 500 रुपये तक होती है। और ये तकरीबन सारी फसलों के लिए एक पैकेट इस्तेमाल होता है, स्वाय गंदम चूँकि बीज ज़्यादा होता है गंदम का, तो उसके लिए फ़ी एकड़ हम 2 पैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 एकड़ के लिए तकरीबन 500 रुपये में वो इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 1 एकड़ के लिए 500 रुपये में आपका काम हो जाता है। तो क्या इसके रिजल्ट जो हैं, क्या फसल की पैदावार में डॉक्टर साहब कितना फ़र्क पड़ता है इससे? अब इसमें 2-3 तरीके से हम इस्तेमाल करवाते हैं। एक तो ये हम कहते हैं कि जी चूँकि इसने पौधे को नाइट्रोजन हवा से लेके दे देनी है, फास्फोरस भी जो ज़मीन के अंदर है उसकी मतलब अवेलेबिलिटी है बढ़ा देनी है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप कीमियाई खादें जो हैं उनको तकरीबन 25% कम कर लें, 75% खाद डालें और उसके साथ आप 1 पैकेट ये बायोजोट का इस्तेमाल करें। तो आपकी पैदावार जो है वो जिस खेत में आपने पूरा फर्टिलाइज़र 100% 100% इस्तेमाल किया है, उसके मुकाबले में या उसके बराबर होगी या उससे तकरीबन 15-20% ज़्यादा हो जाएगी। तो अच्छा। लेकिन आपकी जो बचत है वो तकरीबन 25% आपकी खाद बचेगी। बिल्कुल जाहिर सी अब बात। 25% खाद बचने का मकसद ये है कि यूरिया खाद भी अगर आप 25% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब तकरीबन आधी बोरी यूरिया बचा रहे हैं, और DAP की भी तकरीबन आप आधी बोरी या आप 1/3 बोरी वो बचाते हैं। दैट मीन्स कि तकरीबन कोई मोर देन 15,000 का जो खर्चा है वो आप बचा रहे हैं और 500 रुपये का बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो अब इसके जो फसल में आपकी जो पैदावार है वो 100% से भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और नंबर 2, इसके जो असरात ज़मीन के ऊपर हैं वो भी बेहतर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हम खादें डालते हैं तो उसमें से वक्त के साथ साथ हमें पता लगा है कि जी उनके माहौल पे कुछ बुरे असरात भी आते हैं। तो जिनमें से सबसे पहला असर तो ये होता है कि अगर यूरिया खाद ज़्यादा डाल दी गई है तो वो पानी के साथ ज़मीन की निचली तहों में चली जाएगी और जो पानी के सोर्सेज हैं हमारे
नदी हैं, जो लेक्स हैं, उनमें जमा हो जाता है, या जो हम अंडरग्राउंड पानी लेते हैं पीने के लिए, तो उसको ख़राब करता है। अच्छा, नंबर 2 ये होता है कि जो हम यूरिया डालते हैं या कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद डालते हैं, तो उसमें उसका कुछ हिस्सा नाइट्रस ऑक्साइड बन के एयर में, हवा में चला जाता है। और वो नाइट्रस ऑक्साइड इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो, जो हम आम तौर पे यही कहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी बढ़ रही है माहौल में, लेकिन वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो तकरीबन 270 गुना ज़्यादा उसमें सलाहियत है गर्मी बढ़ाने की। तो आप देखें पाकिस्तान में या दुनिया में मिलियंस और मिलियंस टन का जो है नाइट्रोजन की खाद इस्तेमाल होती है, तो उसमें से अगर 1-2% भी हवा में चली जाए तो अब माहौल पे उसमें असरात बुरे होते हैं। अब ये जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र है, तो वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस नाइट्रस ऑक्साइड गैस का है, जो खादों की शक्लों में हवा में जाता है। तो जब हम बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हम कहते हैं कि 25% आप खाद कम कर लें, तो एक तो ज़मींदार को फ़ायदा हो गया, खर्चा कम होता है, खर्चा कम हो गया, उसकी पैदावार भी बढ़ दूसरा गई, माहौल के दूसरा माहौल के ऊपर भी उसका मुस्बत असर आता है, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से इस चैनल पे पहले कभी नहीं डिस्कस हुई ये सब चीज़ें, तो मेरे लिए भी खैर बहुत सी चीज़ें नहीं थी। तो इसमें एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या बायो फर्टिलाइज़र कीमियाई खादों का मुकम्मल तौर पे मुतबादिल हो सकता है? देखिए जी, अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो मुकम्मल तौर पे कीमियाई खादों को रिप्लेस कर सके। और ये अच्छी हैं या बुरी हैं, खादें हमें इस्तेमाल करनी है, ना करेंगे तो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी भूखी मर जाएगी। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से कम कर सकें। अब 2 किस्म की फसलें हैं। पहली फसल तो ये हम जो कहते हैं कि जो फली वाली फसलें, जिसमें सारी दालें आ जाती हैं, चना, मूंग, माश, तो उन फसलों के लिए जब हम बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो चूँकि बैक्टीरिया रूट के जड़ के अंदर चला जाता है, वो बेहतर काम करता है, तो उन फसलों के लिए तो यूरिया डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। अच्छा। लेकिन फास्फोरस, डीएपी वो डालनी पड़ती है, और उसकी मिकदार भी, जहाँ पे जो जो ज़मींदार 1 बोरी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करता है, तो हम कहते हैं कि उसमें से आधी कर लें इस्तेमाल, तो बचत हो जाती है। तो ये तो हो गया फलीदार फसलों में हम ये कर सकते हैं। लेकिन जो गैर फलीदार फसलें हैं, वहाँ पे चूँकि बैक्टीरिया जड़ों के ऊपर होता है, तो उसकी कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं होती, वो नाइट्रोजन कम फिक्स करता है हवा से। तो इसलिए वो जो फसल की जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर सकता, 100% नहीं कर सकता। तो हम ये कहते हैं कि आप उसको तकरीबन 25% फर्टिलाइज़र कम करें, तो साथ ये इस्तेमाल कर लें। फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हो सकता है कोई बेहतर टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँ, लेकिन इस वक्त हम कीमियाई खादों को पूरी तौर पे रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अगर किसी किसान ने इसको इस्तेमाल करना हो, तो पहले तो ये बता दें कि किस किस तरह के बायो फर्टिलाइज़र मार्केट में मौजूद हैं और कहाँ से ख़रीद सकते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में बायो फर्टिलाइज़र, पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे हमें कोशिश करनी है सब ने मिलके कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा है। अब जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है बायो फर्टिलाइज़र, वो सबसे ज़्यादा तो NARC ने जो बनाया है, जिसको हम कहते हैं बायोजोट, और ये सारी फसलों के लिए। तो ये NARC से अवेलेबल है। NARC का एक कमर्शियल विंग है जिसको पेटको कहते हैं। जिस भी ज़मींदार को चाहिए हो तो वो उनको फ़ोन करे कि जी हमें इतने एकड़ के लिए चाहिए, इस फसल के लिए चाहिए, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो हर फसल के लिए बैक्टीरिया जो है मखसूस होता है। वो चने का बैक्टीरिया गंदम पे नहीं काम करता, गंदम का बैक्टीरिया जो है वो गन्ने में नहीं या कपास में नहीं काम करेगा। तो हर फसल के लिए बैक्टीरिया स्पेसिफिक है। तो वो ज़मींदार भाई उनको फ़ोन करते हैं कि जी हमें इस फसल के लिए इतने एकड़ के लिए चाहिए, वो बना देते हैं, और वो उनको वो ज़मींदार ख़ुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, वो भेज भी देते हैं डिफरेंट ज़रिए के मुताबिक उससे मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो दूसरा बायो फर्टिलाइज़र है वो फैसलाबाद में जो अदारा है
न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट का, जिसको निपजी कहते हैं। अच्छा। उन्होंने बायो पावर के नाम से बनाया है, तो कुछ वो इस्तेमाल होता है। बाकी इर्द गिर्द कोई प्राइवेट लोग हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी बहुत कम है, हम उसको रिकमेंड मुस्तनिद आप नहीं कह सकते उसको। अभी जो लाहौर की जो क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अभी उस पर काम शुरू किया है, तो हम उसको भी अपने प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ये बायोजोर तो तकरीबन पंजाब और सिंध में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो चुका है। ज़िम्मेदार खुश हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए हमें उसको रिकमेंड करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोग भी इसको ख़रीदना चाहते हैं या घर बैठे और ऑर्डर भी करना चाहते हैं, तो बेशक आप किसान मददगार की हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और हम आप तक जो ये बायो फर्टिलाइज़र है ये भी इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। आखिर में बहुत ही अहम सवाल डॉक्टर साहब, फर्टिलाइज राइट पाकिस्तान का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम से काम कर रहा है, बहुत ही एक्टिवली काम हो रहा है, और मकसद ही इसका यही है कि खादों का मौसर इस्तेमाल हो, ठीक है, ज़मींदार का ख़र्चा कम हो, ज़मीन को जो ग़िज़ाइयत चाहिए वो भरपूर मिले। इस प्रोजेक्ट में जो बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ है उसके नताइज पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें, ताकि अगर एक आम किसान देखना चाहे, वो ये फ़ैसला करना चाहे कि क्या मुझे ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने किन किन फसलों पे उसको ट्राई किया और उसके क्या नताइज आए? इससे पहले तो हम बहुत सारे इलाकों में, पाकिस्तान में, पंजाब में और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और हर दफ़ा ही हमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, और ज़िम्मेदारों के जो तसरात हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस फर्टिलाइज राइट पाकिस्तान प्रोजेक्ट में हम जो मेजर फसलों पे काम कर रहे हैं, वो एक तो चावल और गंदम की रोटेशन है, जो पंजाब में है, गुजरांवाला में, और इसी तरह सिंध में, लाड़काना में है। दूसरा जो सिस्टम जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है कपास और गंदम वाला सिस्टम। तो उसमें हम खानेवाल में पंजाब में काम कर रहे हैं, और सिंध में हम नवाब शाह ज़िला, जिसको अब बेनज़ीराबाद भी कहते हैं, उसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम कर रहे हैं कि जो आजकल मक्की हाइब्रिड बहुत लग रही है साहिवाल के एरिए में, और भी बहुत सारे इलाकों में लग रही है, तो उस पर काम कर रहे हैं। चौथा जो हमारा सिस्टम है वो हमारे जो बुरानी इलाके हैं, जहाँ में साल की एक ही फसल लगती है, जो चकवाल ज़िला और उसके इर्द गिर्द के ज़िले हैं, पुठवार का बेसिकली इलाका है, तो उसमें हम गंदम पे ये इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो अभी तक जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं वो हमारे मक्की के मिल गए हैं हमें, और 2 जगहों से चावल के हमें मिल गए हैं। अच्छा। और 2 जगहों से हमें कपास मिल गए। और ये इन सारे ही फसलों में जहाँ जहाँ भी बायोजोल्ट इस्तेमाल हुआ है, तो 25% यूरिया और 25% DAP कम करके किसान की बचत भी हुई है, और पैदावार तकरीबन 15% बढ़ी है। अच्छा। चावल के लिए भी अभी चावल के रिज़ल्ट आए हैं, और हमारे पास कपास के रिज़ल्ट आए हैं, और हमारे पास मक्की के रिज़ल्ट आए हैं। तो इन सब जगहों पे ना सिर्फ किसान की बचत हुई है, और माहौल पे भी अच्छा असर आएगा, और खाद कम इस्तेमाल हुई है, ज़िम्मेदार की पैदावार भी बढ़ी है, ठीक होगा। और सेहतमंद फसल हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमने सब कुछ ही कवर कर लिया अब तक। आखिर में अगर कोई किसानों के लिए पैगाम अगर आप देना चाहें बायोजोट के इस्तेमाल से या बायो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के हवाले से। मेरा काश्तकार भाइयों के लिए यही पैगाम होगा कि सबसे पहले तो ये है कि जो भी आप खाद्य इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसकी बात करूँगा, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सही वक्त पे डालें, और ज़मीन को पहले टेस्ट कराएं, और टेस्ट के बाद जो नतीजा निकलता है वो बताता है कि जी इतनी आपने यूरिया डालनी, इतनी DAP डालनी है, तो उसको हम कहते हैं सही मिकदार। तो सही मिकदार में डालें और सही वक्त पे डालें। DAP तो हमें शुरू में डालनी पड़ती है, उसका बाद में कोई इलाज नहीं, क्योंकि पानी में फिर इतनी हल नहीं होती, तो वो पहले ज़मीन में डालते हैं। बाकी हम कहते हैं कि यूरिया जो है वो सारी इकट्ठी ना डालें, कम से कम 2 या 3 दफ़ा वो डालें, और जहाँ जहाँ उनको मुयस्सर है कि वो ज़मींदार को हम कहते हैं कि बीज के साथ उसको ज़मीन के अंदर बचाएं, छट्टा देने की बजाय बीज के साथ। अब आजकल तरीके आ गए हैं जो ख़ास तौर पे मक्की के लिए और कपास के लिए, कि जहाँ जहाँ वो बीज के चोपे लगाए जाते हैं, उसके साथ साथ एक वो मैनुअली ऑपरेटेड भी आ गया है, और डस्का वालों ने एक और भी बना दिया ट्रैक्टर ऑपरेटेड, कि वो उसी तरह चोपे लगा लगा के
वो बीज बिल्कुल के। बीज के। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बीज की जड़ से वो 2 इंच के फासले पे होता है, तो वो ज़्यादातर उसको वो वाली फसल इस्तेमाल करती है, जड़ी बूटी कम इस्तेमाल करती है, ज़ाया कम होता है। और जहाँ जहाँ भी मुमकिन है, मैं उनको कहूँगा कि वो बायो फर्टिलाइज़र्स वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उनकी बचत भी होगी और उनकी फसल जो है उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और उनकी पैदावार भी बढ़ेगी और माहौल पे भी मस्बत असरात आए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आपके अगर मज़ीद सवालात हैं इस हवाले से तो ज़रूर कमेंट्स में आप अपने जितने भी सवालात हैं उसको किया करें। हम कोशिश करते हैं और हम जो है वो बाकायदा देखते हैं, मॉनिटर करते हैं उन सवालों को, और फिर अगली वीडियो जो है हम उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो लाज़मी इस वीडियो को लाइक भी कर लें, किसान रोज़गार को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। और इंशाल्लाह दोबारा बहुत ही जल्द अगली किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।